बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 के बस इंटरकनेक्शंस तक और इनपुट एंड आउटपुट यूनिट तक चीज़ें डिस्कस की थी। सेम डायग्राम मैंने उसको रिकम्पोज किया है आपके लिए, और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे CPU रजिस्टर्स। क्या पढ़ेंगे? CPU रजिस्टर्स। अब CPU रजिस्टर्स होते क्या हैं ये, और ये कितनी टाइप के होते हैं और क्या क्या काम कर रहे होते हैं, ये हमारा अब टॉपिक है अगला। मैं एक डायग्राम, ये वाला जो इतना पोर्शन है इसका, ये वाला इतना पोर्शन, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ ड्रॉ करने लगा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। इसमें ये आप लोगों के पास आ गया जी, लेट्स सपोज CU, और ये आप लोगों के पास आ गया ALU, और ये हमारे पास आ गए ब्लॉक्स। ठीक है, ये वाले ये ब्लॉक्स आ गए, ये कंट्रोल यूनिट, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और ये आप लोगों के पास आ गई मेमोरी। ठीक है, एंड मेमोरी जो है वो फर्दर डिवाइडेड है। आपको पता है एड्रेसेस के अंदर 0 0 0 0, ये 4 बिट होता है, 0 0 0 1 0 0 0 2, ये 0 3 और ये 0 4, ये एंड सो ऑन। आपको पता है ये जो एक बॉक्स है ये 8 बिट्स ऑफ डाटा जो है उसको होल्ड करता है, यानी कि 1 बाइट डेटा जो है उसको होल्ड करता है। ओके, अच्छा, अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये कि आपको पता है डेटा या इंस्ट्रक्शन, इस डायग्राम को देखें, जिधर से भी आएगा रैम के अंदर आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसके अंदर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जनाब ये मेरे पास जो है ना ये पेंट है, ये मेमोरी में लोड हुआ जो पेंट सॉफ्टवेयर है वो है, और ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो पेंट को यूज़ करके आपने कंपोज किए हैं, कोई आपने डायग्राम बनाई है या कोई भी डेटा जो भी है, या आप इसको ये कह लें कि ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास MS वर्ड है जो मेमोरी में लोड है, और ये जो आप लोगों के पास है लेट्स सपोज ये कोई CV है जो मेमोरी के अंदर लोड है। तो ये आपके पास आ गई प्रोग्राम फाइल, और ये जो आप लोगों के पास आ गई ये आ गई डेटा फाइल। ठीक है, और ये दोनों ही मेमोरी के अंदर जैसे वॉन न्यूमन थ्योरी के अंदर है। अच्छा, इसमें अब हमने इन दोनों डेटा को लेके जाना है किसके अंदर? CPU के अंदर, ताकि हम इसको प्रोसेस कर सकें। अब जो CPU है उसके अंदर एक टेम्परेरी मेमोरी है जिसको आप कह सकते हैं टेम्परेरी फास्टेस्ट मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है वो CPU रजिस्टर्स ही होते हैं, और ये टेम्परेरी मेमोरी है जो कि रैम से आने वाला डाटा और उसको वो प्रोसेस करके वापस जाने वाला डाटा, ये दोनों डाटा ही रैम के अंदर आते हैं, और रैम से ये रजिस्टर्स में आते हैं, रजिस्टर्स प्रोसेस करते हैं, देन सेंड बैक टू दी रैम। तो इसीलिए हमारे पास जो ये जो रजिस्टर्स हैं इनको नेचर, अकॉर्डिंग टू दिस नेचर, प्रोग्राम फाइल्स और डेटा फाइल्स, ये रजिस्टर्स भी इसी तरह डिवाइड हुए होते हैं। ठीक है, मतलब हम इसको कह सकते हैं लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका नाम PC है, ये वाला एक रजिस्टर है जिसका नाम IR है, ये वाला एक रजिस्टर है जिसका नाम लेट्स सपोज MAR है, और ये एक रजिस्टर है जिसको हम MBR कहते हैं। ठीक है, और ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास एक आउटपुट रजिस्टर है। ठीक है, और ये फिर रजिस्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स जिनको हम कहते हैं सेगमेंट्स। ये भी हमारा टॉपिक है, इसको भी हम एंड पे डिस्कस करेंगे। लो जी, मेरे पास जो प्रोग्राम फाइल्स हैं वो इस टाइम कहाँ पड़ा है? 001 के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रोग्राम फाइल जिस रजिस्टर्स में जाते हैं उसको हम IR कहते हैं, दैट्स व्हाट्स नेम इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स क्या करता है? मेमोरी से आने वाले प्रोग्राम बाय डेटा बस जिसमें आएंगे वो है। अब अगला जो प्रोग्राम फाइल है लेट्स सपोज वो इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो किसी दूसरी लोकेशन पे पड़ी है, वो 00 है। तो जो PC होता है ना, इसको ये पता होता है कि 0, अब अगली जो इंस्ट्रक्शन आनी है वो किससे आनी है? वो 000 से आनी है। ठीक है, अब जब 00 लोड हो गया, लेट्स सपोज कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पड़ी हैं, क्योंकि ये 8 बिट होता है, और अगर कोई प्रोग्राम जो है वो मल्टीपल MBs के अंदर है तो फिर वो जाहिर है मेमोरी की डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उसने स्टोर होना है। ठीक है, तो ये 003, तो मैं इनको दोनों को आपको क्लियर करवा दूँ। IR वो रजिस्टर है जो कि प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जो कि रैम से आ रही होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आती है, इसको हम कहते हैं IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। अच्छा, और उसके बाद जो PC है, PC ऑलवेज नो कि जो नेक्स्ट बारी है वो किसकी है। अब अगली इंस्ट्रक्शन जो आनी है रैम के अंदर वो PC को पता होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स। ठीक है, तो पहुंच गई, लेकिन क्या अभी तक आपकी डेटा फाइल जो है वो मेमोरी के अंदर पहुंची? वो मेमोरी में नहीं पहुंची। तो मेमोरी के अंदर आपका जो डेटा पड़ा है वो कहाँ पड़ा है? 0002 के ऊपर। ठीक है, 002 के ऊपर। तो जो MAR होता है, एट इट्स नेम रेफर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, जो MAR होता है उसको ये पता है कि आपका डेटा जो वो पड़ा है 0002 के ऊपर। अच्छा, वो इसका एड्रेस बस के थ्रू भेजेगा, यहाँ से डेटा बस के थ्रू वो डेटा निकलेगा, और वो जिसमें वो डेटा आएगा, ये डेटा आ गया, एक तो है हर एक का एड्रेस,
ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस और ये इंस्ट्रक्शन, इसी तरह ये इसका डेटा का एड्रेस और ये डेटा, ठीक है। तो जिसके अंदर डेटा आता है उसको हम कहते हैं जनाब, ये हमारे पास कौन सी होगी, MBR होगी, जिसको हम मेमोरी बफर रजिस्टर्स कहते हैं। एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है और दूसरा कौन सा है, मेमोरी बफर रजिस्टर्स है। यहाँ तक ये स्टोरी क्लियर हुई है आपको। उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शन, अब आपका डेटा फाइल भी पहुंच गया, आपकी प्रोग्राम फाइल्स भी पहुंच गई। अब यहाँ से ये जाएंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास। यहाँ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट विल परफॉर्म सम मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। वो सारा का सारा, तो उसकी एक आउटपुट बनेगी, एक इसका रिजल्ट बनेगा जिसको क्यूमुलेटिव रिजल्ट्स भी कहते हैं। वो रिजल्ट बनेगा, वो रिजल्ट किस में आएगा, आउटपुट यूनिट में, और आउटपुट रजिस्टर में। आउटपुट रजिस्टर से वो वापस कहाँ आ जाएगा, रैम में, और रैम से फिर ये रैम में वापस आ गया। यहाँ से फिर वो वापस IO यूनिट की तरफ जाता है और IO यूनिट से आगे वो आउट हो जाता है। और आउट हो गए वो जनाब जो डिवाइसेस हैं, जो जिस नेचर का डेटा होता है वो इसने डिसाइड करना होता है। अगर वो प्रिंटर का है तो ये प्रिंटर की तरफ भेजेगा, अगर वो डिस्प्ले स्क्रीन का है तो डिस्प्ले, अगर वो साउंड कॉपी है, लेट्स सपोज उसको साउंड है तो यहाँ से साउंड या स्पीकर की तरफ उसको मूव करवा देगा। ठीक है, ये स्टोरी क्लियर हुई। तो रजिस्टर्स जो हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर जो रजिस्टर्स हैं वो बेसिकली CPU के अंदर एक टेम्परेरी मेमोरी है विच एक्चुअली होल्ड द डाटा विच इज़ कमिंग फ्रॉम द मेमोरी एंड गोइंग टू द मेमोरी। ठीक है, ये सारा का सारा काम होता है। रजिस्टर्स के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने नोट डाउन करने हैं मेरे साथ, मैं आपको लिखवाता हूँ। रजिस्टर आर स्मॉल एंड हाई स्पीड। ठीक है, एक स्मॉल, दूसरा कौन से, हाई स्पीड है। CPU जो है वो अपना इसको यूज़ करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी होल्ड करने के लिए। वंस अगेन ये टेम्परेरी है क्योंकि जो डेटा का फ्लो बना हुआ है, जो डेटा आ रहा है वो इन रजिस्टर्स में आता रहता है, प्रोसेस होता रहता है और आउट होता रहता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए डेटा को होल्ड नहीं करती। डेटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी यानी कि रैम या रोम, जिधर से भी डेटा आता है वो इसमें आता है और प्रोसेस होने के बाद आउट हो जाता है। ओके, उसके बाद जी ईच रजिस्टर हैज़ प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे PC को पता है कि प्रोग्राम काउंटर को मुझे पता है कि मैंने हर दफ़ा जो नई इंस्ट्रक्शन है, नॉट डेटा इंस्ट्रक्शन, पेंट की 1000 इंस्ट्रक्शन है, पहली लोड होगी, अब अगली 2 की बारी है तो 2 का पता होगा PC को। ठीक है, हर जो नई आने वाली इंस्ट्रक्शन है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है वो PC के अंदर आ रही होती है। ओके, हर एक का अपना काम है। अच्छा, उसके बाद जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं ये यूज्ड बाय द रजिस्टर एंड दे आर द फॉलोइंग, जैसे कि आपको मैंने लिखवा दिए। सबसे पहला PC जिसको हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का पता होगा, ये पॉइंट्स हैं, लिखते जाइएगा। और ये व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज फेच द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड और फॉर द नेक्स्ट, जैसे ये 000 थी, अब अगली जो इंस्ट्रक्शन है वो लेट्स सपोज 001 पे है तो ये 001 हो जाएगी, ये अगली 003 पे है या 4 पे है तो ये 003 हो जाएगी, 004 हो जाएगी, जो भी होगी वो इंक्रीमेंट होता रहता है। इसमें डिक्रीमेंट नहीं होता, इंक्रीमेंट होता है। जब आउट हो रहे होते हैं तो डिक्रीमेंट हो रहा होता है, जब वैल्यू आ रही है मेमोरी से, रैम की तरफ से, तो ये हो गया। ओके, उसके बाद IR है, ये क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन जो कि फेच्ड होती हैं, फेच्ड मीन जो आती हैं रजिस्टर्स के अंदर, उनको होल्ड करता है। ओके, उसके बाद आप लोगों के पास मेमोरी एड्रेस है विच होल्ड द मेमोरी एड्रेस, जो डेटा के एड्रेसेस होते हैं, नॉट इंस्ट्रक्शन, डेटा के जो एड्रेसेस होते हैं उसको। और मेमोरी बफर है जिसके अंदर जो डेटा है वो आ रहा होता है। ठीक है, बफर जैसे बफरिंग, वो आप लोगों ने देखा है, डाटा बफरिंग हो रही होती है, ये सारा का सारा। उसके बाद आप लोगों के पास आ गई जी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स। स्टैक इज अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन इन विच डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव इन द ऑर्डर्स। ठीक है, जो स्टैक हैं वो बेसिकली इनका लॉजिकल इंटरफेस है, वो इनका फिजिकल इंटरफेस नहीं है, वो इनका लॉजिकल इंटरफेस है जिसमें अरेंजमेंट्स ऑफ डेटा बनती है। लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई एक अरेंजमेंट है, इसके अंदर मैंने कुछ बुक्स रख दी, तो ये स्टैक्स ऑफ बुक्स है। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा इन हुआ, फिर डेटा आउट होगा, तो इसको हम कहते हैं पॉप और इसको हम कहते हैं पुश। ठीक है, जो डेटा आ रहा है विच इज़ कॉल्ड पुश और जो डेटा जा रहा है वो पॉप। और ये आपको पता है जी, दो तरह की टेक्निक होती हैं, एक है लीफो, ठीक है, या समटाइम पीपल्स कॉल्ड लाइफो। तो लीफो मेरे ख्याल में आई है, तो ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है फीफो विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो वैल्यू सबसे लास्ट इन हुई वो सबसे फास्ट आउट होगी। जैसे आप किसी रैक में बुक्स रखते हैं तो सबसे ऊपर जो आप बुक रखते हैं वो आखिरी इन होती है। ठीक है, जब आप उठाने लगते हैं तो आप नीचे से तो नहीं उठाते, सबसे पहले आप उसको उठाएंगे, तो जो लास्ट इन हुई वो फर्स्ट आउट हुई। एक इसका उलट भी है, जो फर्स्ट इन होगी ये, मतलब आप यहाँ से उठा लें, जैसे आप टिशू बॉक्स से टिशू निकालते हैं। ठीक है, मतलब टिशू बॉक्स जो होते हैं घरों के अंदर, उसमें अपने ऊपर से टिशू डालते हैं। अब सबसे पहला जो आपने टिशू डाल, जब आप टिशू को निकालने लगेंगे नीचे से, तो वो क्या होगा, जो सबसे पहले इन हुआ था वो सबसे पहले आउट होगा, इसीलिए उसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो दीज आर द अरेंजमेंट्स इन दिस स्टैक। स्टैक क्या है, लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ डेटा और मेमोरी लोकेशंस, जो कि डेटा आने और जाने वाले डेटा को होल्ड करते हैं, उनको हम कहते हैं जनाब, ये हमारे पास आगे स्टैक्स।
ओके, जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये एमसीक्यूज में आ जाए, आपको पता होना चाहिए। ये जनाब सारे के सारे जो हैं ये मैथमेटिकल लॉजिकल जो आ रही होती हैं उन डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उन्हीं डेटा को ये होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किए हैं और यही जो हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का नाम ही ये है। अच्छा, द साइज़ ऑफ द रजिस्टर्स कैन बी 1 to 4 बाइट्स, ये आपकी बुक तक है, वैसे ये अब 32 बाइट्स तक भी चले गए हैं जो हाई स्पीड कंप्यूटर्स अब राइट नाउ मार्केट के अंदर हैं। तो आपकी बुक तक आपने इसको देखना है जी 1 to 8 एंड द 2 बाइट डेटा रजिस्टर AX BX CX DX कंटेन 2 पार्ट्स ऑफ 8 बिट साइज, ठीक है। ओके, दीज पार्ट्स आर सेपरेटली असेसिबल, आप इनमें से जिस मर्जी पार्ट में से जो सा मर्जी डेटा उठा लें, ये रेंडमली असेसिबल होते हैं, सेपरेटली असेसिबल होते हैं, कुछ सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। इनकी पाइपलाइंस हैं, CPU के जो ऑपरेशंस हैं वो पाइपलाइंस के थ्रू ऑटोमेटिकली कॉल होते रहते हैं, वेक स्टेट स्लीप मोड इनमें वो चेंज होते रहते हैं। पूरे इसके पूरी आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के ऊपर पूरी बुक है, मास्टर्स लेवल पे, बैचलर लेवल पे, ठीक है, जिसके अंदर CPU के ऊपर पूरी बुक है, ठीक है। और उसके रजिस्टर्स के अंदर चैप्टर्स हैं, कई चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आपने इसकी पाइपलाइन, स्केजुलिंग, CPU प्रोसेसिंग, वो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। एड्रेसिंग स्कीम है और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं जो आपकी बुक में भी शायद उसका हिंट है, वो आपको मैं वो भी क्लियर करवाता हूँ। ओके, अच्छा, उसके बाद ये आप लोगों के पास जो ABCD AX BX CX DX ये क्या है, ये आपने नोट कर लेने हैं। A स्टैंड फॉर क्या है? A स्टैंड फॉर है जी एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर ACCUMULATOR एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। B स्टैंड फॉर बेस रजिस्टर, C स्टैंड फॉर काउंट रजिस्टर एंड D स्टैंड फॉर डेटा रजिस्टर, ठीक है। और एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है? ये अर्थमेटिक जो होते हैं ऑपरेशंस उनको परफॉर्म करता है। बेस रजिस्टर इट इज़ यूज फॉर अर्थमेटिक एंड डेटा मूवमेंट, इट हैज़ एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है, ये ड्रेसिंग कैपेबिलिटीज़ और वो सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। काउंटर रजिस्टर इट इज़ यूज फॉर काउंटिंग पर्पस, इट एक्ट्स एज ए काउंटिंग रीपोजिशनिंग और लूप्स, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होती हैं वो सारी काउंटर रजिस्टर जो CX है वो होल्ड करता है। और डेटा जो है यूज फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला रजिस्टर्स। ओके, तो ये आप लोगों को रजिस्टर्स का थोड़ा सा क्लियर। रजिस्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, हर रजिस्टर्स को आगे फर्दर डिवाइड किया होता है सेगमेंट्स के अंदर, और हर रजिस्टर्स को ऑलमोस्ट 4 सेगमेंट्स होते हैं, वो भी आप लोग ज़रा नोट कीजिए जल्दी से। सेगमेंट्स कौन कौन से इसके अंदर होते हैं जी? एक होता है कोड सेगमेंट, दूसरा कौन सा होता है? डेटा सेगमेंट, तीसरा कौन सा है जी? एक्स्ट्रा सेगमेंट, और चौथा कौन सा है? स्टैक सेगमेंट्स, ठीक है। एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर यूज टू स्टोर द मेमोरी लोकेशन, क्योंकि आना सारा का सारा मेमोरी से है, तो मेमोरी या इनको हम सेगमेंट्स को अदर वर्ड एड्रेस रजिस्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, जो मेमोरी के आने वाले रजिस्टर्स हैं उनको होल्ड कर रहे होते हैं। अब आपने इनके वो चारों पॉइंट्स हैं वो MCQs में आते हैं, MCQs में आ जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सेगमेंट क्या करता है। मैं आपको मेंशन करवा दूँ, नोट करवा दूँ, लिखिए। सबसे पहला कोड सेगमेंट CS जिसको कहते हैं, इट इज़ यूज टू स्टोर द बेस लोकेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। ऐसी इंस्ट्रक्शन, जैसे ये डेटा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूटेबल है, और इनको यूज़ करके, इनको प्रोसेस करके ही हम डेटा फाइल्स को प्रोसेस करते हैं। ओके, उसके बाद डेटा सेगमेंट्स आर गेट यूज टू डिफ़ॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल एंड दे रजिस्टर रेफर टू द डेटा इनटू द मेमोरी, ठीक है। ये वाले जो डेटा है एज इट्स नेम रेफर, जैसे अभी आप लोगों के पास कोड आया था तो इंस्ट्रक्शंस की लोकेशन, डेटा आया तो डेटा की लोकेशन, जिसने ये इंस्ट्रक्शन की लोकेशन, ये डेटा की लोकेशन, ये सेगमेंट्स में एक्स्ट्रा इट यूज फॉर सम एडिशनल लोकेशन प्रोसेसिंग्स। जब डेटा और इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो उनकी एडिशनल जो लोकेशन रिजर्व होती है मेमोरी में, उसकी प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और एक होता है स्टैक, वो आपको पता है लॉजिकल अरेंजमेंट्स है। बुक से देखते हैं, बुक क्या कहती है? इट्स कंटेन द बेस लोकेशन फॉर करंट प्रोग्राम स्टैक, जो प्रोग्राम चल रहा है करंट प्रोग्राम, अभी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, उसके जो अरेंजमेंट्स हैं, उसके जो पुश पॉप हो रहे हैं, जो लीफो फिफो वैल्यूज़ हो रही हैं, वो सारी इसको स्टोर करने के लिए स्टैक जो होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं। स्टैक प्रॉपर जो हैं वो लॉजिकल इंटरफेसेस हैं, और ये लॉजिकली जो अरेंजमेंट्स ऑफ डेटा होता है उसके साथ डील करते हैं। ये आप लोगों के पास आगे जी रजिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, उसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके फॉर्मेट्स देख लेते हैं। तो ये मैं इसको अरेज कर लूँ। इंस्ट्रक्शंस हैं क्या, जल्दी से ज़रा रिकॉल करें। कंप्यूटर्स को आपको पता है वर्क परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए। अगर वो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता तो कंप्यूटर जो होता है वो कभी भी काम नहीं कर पाता। तो हेडिंग जो आप लोग बच्चों दोगे वो है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या है? टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस,
ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो हमारे पास टाइप्स हैं, एक तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो इसकी डेफिनेशन है, वो आपको पता है जी किसको कहते हैं, प्रोग्राम्स को कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन टाइप में सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो आ गई आप लोगों के पास डेटा ट्रांसफ़र। क्या आ गई? डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। ओके। दूसरी आप लोगों के पास आ गई वो आ गई अर्थमेटिक एंड लॉजिक। ये मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ, अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। ओके। तीसरी जो आप लोगों के पास आ गई वो आईओ इंस्ट्रक्शन। अगर आप गौर करें तो इनके नाम ही इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो आप लोगों के पास आ गई वो आ गई कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। क्या आ गई? कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। बेटा याद रखो, इसमें जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसके लिए कंट्रोल यूनिट को कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कोई ना कोई ऑर्डर पास करना पड़ता है बाय यूजिंग एड्रेस बस या बाय यूजिंग कंट्रोल बस। वो कोई ना कोई ऑर्डर पास करता रहता है जिससे ये सारे काम होते हैं, और वो ऑलमोस्ट यही ऑर्डर होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अगर आप गौर करें तो यही तो ऑपरेशन हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है। स्टोरी क्लियर हुई? ऑल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट सीपीयू कैन परफॉर्म कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। हर सीपीयू जो भी काम परफॉर्म करता है उसको हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद उसकी कुछ टाइप्स हैं, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपके सामने लिस्ट अप हैं। सबसे पहले उसमें कौन सी है? डेटा ट्रांसफ़र। तो इसमें डेफिनेटली क्या होगा? डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो सीपीयू इंस्ट्रक्शन पास करता है वो डेटा ट्रांसफ़र है। बुक से हेल्प भी ले सकते हैं। ये की पॉइंट्स इस तरह आपको आ सकते हैं। बताइए जी, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन या जो डेटा मूवमेंट्स के लिए या डेटा एक जगह से दूसरी लोकेशन के ऊपर सेंड और रिसीव करने के लिए सीपीयू कौन सी इंस्ट्रक्शन देता है? तो नीचे चारों लिखी हो सकती हैं, आपने अपनी अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो लगाना है। मसलन डेटा ट्रांसफ़र जो होती है, ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट, यही है। रट्टा नहीं मारना, ना इसको आपने वो एफएससी लेवल की तरह पढ़ना है, बस आपको ये की पॉइंट्स इनके पता हो, यही है, यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। ओके। अर्थमेटिक लॉजिक आपको पता है जी, जो ALU है उसने वर्क परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई उसको इंस्ट्रक्शन तो चाहिए। तो जब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे इसके लिए जो वो काम करता है उसको ALU इंस्ट्रक्शंस कहते हैं या अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ओके। उसके बाद आप लोगों के पास आ गई जी IO। जब भी आप किसी इनपुट और आउटपुट यूनिट से कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से अटैच कर रहे हैं, उसकी तरफ को डेटा फ्लो करवा रहे हैं, ला रहे हैं और उस डिवाइस को अटैच कर रहे हैं, तो वो IO इंस्ट्रक्शन। एवरी CPU प्रोवाइड द ऑपरेशन फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस एंड राइटिंग डाटा टू द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। ओके। उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर, द इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू दी प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वन बाय वन, उस सारे कौन सा डेटा कहाँ जाना है और कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ मूव होनी है और नेक्स्ट बारी किसकी एग्जीक्यूट होने की, ये सारी की सारी कंट्रोल ट्रांसफर। मसलन जंप, यहाँ से वहाँ जंप करो, जंप तब करो, फेल करो इफ़ मार्क्स आर लेस देन 33। तो ये लॉजिकल जो डिसीजंस हैं, ये सारे लॉजिकल डिसीजन ले रही होती हैं ये कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट क्या है? बड़ा कन्फ्यूजन वाला और कन्फ्यूज्ड टॉपिक है आपकी बुक में, लेकिन आपको आज ये भी क्लियर करवा दूँ मैं आप, ताकि अगर पेपर में आता है इसमें से तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये है क्या। याद रखो, जो भी इंस्ट्रक्शन होती है ना बेटा, मतलब कोई भी आप ऑर्डर, सीपीयू कोई भी ऑर्डर पास कर रहा है तो वो एक इंस्ट्रक्शन देगा उसमें से। अगर ट्रांसफ़र डेटा ट्रांसफ़र है तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए इंस्ट्रक्शन देगा जो मैंने अभी आपको पढ़ाई। तो इसका एक पूरा फॉर्मेट है, उसी को हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कहते हैं। मसलन फर्स्ट करो सीपीयू ने एक ऑर्डर पास करना है कि जनाब इन दो वैल्यूज़ को ऐड कर दो, तो वो ऑर्डर किस फॉर्मेट में होगा? वो कुछ इस तरह सीपीयू वो ऑर्डर परफॉर्म करता है। ये देखना, दिस वन। अच्छा, इसमें ये क्या होता है? ये होता है जी एड्रेस, या इसको आप कह सकते हैं एड्रेसिंग। इसमें क्या होता है? ऑप कोड। आप इसके साथ छोटा सा ऊपर लिख लें, ऑपरेशन या एक्चुअल इंस्ट्रक्शन जो काम होना होता है। मैं इसकी एग्जांपल भी करवाता हूँ। और यहाँ पे जो होती है वो लिस्ट ऑफ ऑपरेंड्स होती है। ठीक है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ जी 3 + 9। तो 3 और 9 जो है वो दोनों यहाँ आएंगे। ये जो प्लस है ये इंस्ट्रक्शन है तो ये प्लस यहाँ आएगा, और ये दोनों कहाँ जाएंगे? मेमोरी में। कहाँ पढ़ें? और याद रखो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मेमोरी में भी एग्जिस्ट करते हैं, यही सेम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स आपके रजिस्टर्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में आती है उनका फॉर्मेट ये होता है। तो चीज़ें ज़रा समझिए, एक तो एड्रेस पता चले कि ये कहाँ पे है, ये मेमोरी में है, ठीक है, या ये सीपीयू के रजिस्टर्स में है, ये है कहाँ एक्चुअल आपका डेटा। ये तो हो गया एड्रेस।
ऑप कोड क्या होते हैं? वो ऑपरेशंस होते हैं जो आपके डेटा पे परफॉर्म होने हैं, जैसे 3 और 9 पे प्लस ने परफॉर्म होना है, तो प्लस यहाँ पे ऑप कोड, ऑपरेशन कोड्स। और ये जो लिस्ट ऑफ ऑपरेंड्स हैं ये क्या होते हैं? जैसे 3 और 9 जो हैं ये ऑपरेंड्स हैं, जैसे एक्स और वाई हैं, लेट्स सपोज एक्स प्लस वाई हैं, ए माइनस बी है, तो ए और बी ऑपरेंड्स हैं, माइनस ऑपरेशन है। बात में आ गई? तो हर इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली these all instruction formats totally depend on your computer organization। जो इंटेल का प्रोसेसर होगा उसके अंदर ये अपना फॉर्मेट रखते हैं। हम जर्नल पर्पस क्योंकि पढ़ रहे हैं तो ये जर्नल पर्पस के लिए। अगर लेट्स सपोज x86 होगा तो उसका अपना होगा, लेट्स सपोज IBM का है तो उसकी अपनी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होती है। जर्नल पर्पस वो इसी फॉर्मेट्स के अंदर होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू द CPU एंड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर दे चेंज। ठीक है, तो अब इसको फिर इसकी कुछ टाइप्स भी हैं, आपको पढ़ाई हैं। मसलन आपने पढ़ा होगा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आपकी बुक के अंदर, मेरे पास भी यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ MCQs बेस वो क्या है? वो ये जो ऑप कोड्स होते हैं ये 4 बाइट्स के होते हैं। मैं इसको डिफरेंट कलर से मेंशन कर दूं ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये होते हैं जी 4 बाइट, ये MCQs में आता है। ठीक है, उसके बाद जो इसके एड्रेस हैं, ठीक है, ऑपरेंड्स और जो भी एड्रेस होते हैं ये 6 बिट्स के होते हैं। अगर ये 3 और 4 हैं, ये भी हैं, तो ये भी कितने होंगे? 6 बिट्स के। तो 6 और 6 कितने होंगे? 12 और 12 और 4 कितने होंगे? 16 का ये पूरा होता है। जो एड्रेस होता है ये क्योंकि मेमोरी के ऑलरेडी 4 बिट्स का ही होता है, ये वैसे इस इंस्ट्रक्शंस के अंदर कैलकुलेट नहीं होता। इसके अंदर ये 2 चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, ऑपरेशन, क्योंकि असल चीज़ तो यही है, एक इंस्ट्रक्शन है, एक डेटा है। ठीक है, तो ये जो है 16 बिट का एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होता है। फर्स्ट करो आपने कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करवानी है, कोई वैल्यू ऐड करवानी है, सब्ट्रैक्ट करवानी है, तो उसी तरह का ऑपरेटर ऑपकोड और ऑपरेंड्स जो वैल्यू जिनके दरमियान में आपने उसको अप्लाई करना है वो वाली वैल्यू इसके अंदर आएंगी। ओके, उसके बाद हमारे पास जो आ गया वो इसकी 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक होता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, एक होता है 2, एक 1 और एक 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। हम उनको 1 बाय 1 देखते हैं। मसलन सबसे पहले अगर आप गौर करें तो सबसे पहले आप पढ़ें 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। ये क्या होते हैं जी? 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स में जो मेजर चेंज है बच्चों, ये ज़रा एक दफ़ा डायग्राम में इधर ले आऊँ। ये एड्रेस ही रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑपकोड ही रहेंगे, कोई यहाँ पे मतलब A या B या C जो भी ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये अगर 1 आ सकती है तो वो 1 एड्रेस है, अगर 2 आ सकती हैं तो वो 2 है, अगर 3 आ सकती हैं तो वो 3 है। अगर कोई भी एड्रेस नहीं आता, कोई भी रेफरेंस नहीं आता तो वो 0 होती है। ठीक है, याद उसमें असल में ये वैल्यू फिर 0 में नहीं चेंज होती। 0 के अंदर जो एड्रेस होते हैं ना वो नहीं यूज़ किए जाते। क्यों? क्योंकि 0 में पुश एंड पॉप टेक्निक यूज़ की जाती है। लेकिन असल में ये जो लिस्ट ऑफ ऑपरेंड्स जो हैं, अगर वो 1 है तो 1 एड्रेस, अगर 2 है तो 2, अगर 3 है तो 3, असल चीज़ ये है। ठीक है, तो इसको हम फिर भी इधर देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हमारे पास आ गई 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। आप अपनी बुक से ज़रा साथ साथ हेल्प लेंगे ना तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। ठीक है, तो आपको ये जल्दी मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, मुझे इसकी रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी, मैं जस्ट आपको समझा दूँ। पढ़ें ज़रा बुक से। द फॉर्मेट यूज 3 एड्रेस फील्ड्स। ओके, 3 एड्रेस फील्ड्स, ये बात समझ में आ गई एक चीज़। दूसरी इसके अंदर और क्या था? कंप्यूटर्स कैन यूज़ ईच एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई रजिस्टर और मेमोरी ऑपरेंड्स। ठीक है, ये 3 एड्रेस हैं तो जितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स होंगे हर एक को एक स्पेशल मेमोरी या स्पेशल लोकेशन मिलेगी। स्टोरी क्लियर है? ABC, ये 2 लाइनें क्लियर हुई। उसके बाद इट्स एडवांटेज इज़ दैट द रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं, जो उनके रिजल्ट्स होते हैं वो शॉर्टेड बाइनरीज में आते हैं। बट आप लोगों को बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस के लिए मैनी बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब जो इनके रिजल्ट्स आएंगे वो तो शॉर्ट मेमोरी में आएंगे, लेकिन इनके ऑपरेशंस के लिए आपको, जो बाइनरी ऑपरेशंस के लिए आपको ह्यूज मेमोरी या ज़्यादा लोकेशंस रिक्वायर्ड होंगी। ये इसका ड्रॉबैक भी है। और एडवांटेज इसका ये है कि इसके जो रिजल्ट आते हैं अर्थमेटिक के वो ज़्यादा आते हैं। मतलब फ़र्ज़ करो मैं इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल ये कि फ़र्ज़ करो ये x है और x है जी इज इक्वल टू A + B और मल्टीप्लाई हुआ है लेट्स सपोज वो C + D। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास आगे कितने ऑपरेशन है ज़रा गौर करें। एक तो ये दोनों, फिर ये दोनों, और फिर ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और ये रिज़ल्ट आएगा इसके अंदर। अब लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ इसको आपने सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप मूव करवाएंगे मेमोरी के अंदर किसको? A को। आ गया? उसके बाद आप इसी A में ऐड करेंगे क्या? तो आप यहाँ पे बेटा लिखेंगे, आप ऐड करेंगे इसमें किसको? B को। ये एक काम पूरा हो गया।
अब आपको पता है ये जो डिमांस रूल्स आप लोगों ने पढ़ा या ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स पढ़ा, उसमें आपको पता है जी पहले एडिशन ही होती है, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्शन है, डिमांस रूल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जनरल मैथ्स के अंदर है। और कंप्यूटर प्रेसिडेंट्स के अंदर आप पहले एडिशन कर लेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपके पास दूसरा कौन सा है? दूसरा ये दोनों हो गए और इनका रिजल्ट आप लोगों के पास आ गया। लेट्स सपोज हम इसको कहते हैं टी के अंदर इसका रिजल्ट आ गया। टी असल में क्या है? वो ए प्लस बी है, ये इतना रिजल्ट इसमें आ गया। ये एक स्टोरी क्लियर। अब आप गौर कर रहे हैं, आप लोगों को हर एक ऑपरेंड के लिए डिफरेंट लोकेशन अवेलेबल है, ये काम पूरा हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे आए, सी है, तो आप कहते हैं जी सबसे पहले हम मूव करवा लेंगे किसको? सी को। उसमें आपने ऐड कर लेना किसको? करें जी, किसको? डी को। अब इसका रिजल्ट आ गया एस में, तो ये क्या आ जाएगा? ए सी प्लस डी, ये रिजल्ट आ गया, ये दोनों काम। अब ये इन दोनों को आपने आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब ये मेमोरी के अंदर जा रहे हैं तो हर एक को अपनी इसके ऑपरेंड्स हैं वो अपने अपनी लोकेशन जो होती हैं उनको वो रिज़र्व कर रहे हैं, और जितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स होंगे आप उतनी लोकेशन इसके अंदर बिजी कर सकते हैं। लेट्स सपोज वो क्या है? एक्स है, तो एक्स के अंदर ये क्या आ जाएगा जी? एक्स के अंदर आ जाएगा टी मल्टीप्लाइड बाय किस में? एस में। तो ये दोनों इन दोनों का रिजल्ट इसमें आ गया, इन दोनों का रिजल्ट इसमें आ गया, इन दोनों को आपने यहाँ इकट्ठा करके रिजल्ट एक्स में आ गया, और एक्स को आप प्रिंट करवा लें जो भी है, ठीक है। और जो भी अगर ये प्रोग्रामिंग के अंदर है तो आप इसको प्रिंट करवा लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के अंदर आप लोगों के पास ऑपरेंड्स के लिए मल्टीपल जगह होती हैं, मल्टीपल लोकेशंस होती हैं, यू कैन यूज़ इट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया लेट्स सपोज 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। उसके अंदर क्या है? माइनर सा चेंज है। ये सेम एग्जांपल है, यहाँ आप कर दें इसको जी 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के अंदर आपने करना क्या है? आप ये इसको पूरा मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग मैक्सिमम जो फ्रेंड्स के लिए लोकेशन यूज़ कर सकते हो वो 2 है। आप ज़रा बुक से भी इसकी डेफिनेशन पढ़ें, फिर आपको समझ और आएगी। द फॉर्मेट यूज 2 एड्रेस फील्ड्स। इसमें आपने क्या किया था? 3 यूज़ किए थे। इसमें 2 एड्रेस फील्ड यूज़ होंगे। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ईच एड्रेस फील्ड्स कैन स्पेसिफाई either a registers or memory address. It is the most common instruction format. The examples of this move, add, compares और ये जो सारी examples हैं ये सारी आप लोग 2 address instruction formats के अंदर आप लोग यूज़ करते हैं। ओके, अब आप लोगों ने इसको 2 एड्रेस से अगर करना है तो 2 एड्रेस के अंदर आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि पूरा ऑपरेट करें। मसलन उसमें तो आप लोगों ने पहले ऐड करवाया, पहले मूव करवाया, फिर ऐड करवाया, और इसमें आप क्या करवाएं? इसमें आप लेट्स सपोज डायरेक्ट इसको कर दें जी टी जो है वो इजिकल टू क्या है? ए प्लस बी। इसका पूरा का पूरा रिजल्ट इसके अंदर आ गया। तो एक रेफरेंस ये है, एक रेफरेंस ये 2 ही हैं। आपको लहदा नहीं करो। उसमें क्या था? उसमें आपने एक ए किया, फिर बी किया, फिर टी किया, तो डिफरेंट ऑपरेंड्स आपने यूज़ किए। इसके अंदर आप डायरेक्ट 2 ऑपरेंड यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आप लोगों के पास आप एस रख लें, उसमें आप सी प्लस डी कर दें, ये सारा का सारा रिजल्ट आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी आपको लहदा स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा, इकट्ठा ही है। और फिर आपने इसका रिजल्ट लेके आना है एक्स, तो उसमें एस और इसको टी को आप मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका रिजल्ट आ गया। तो इसके लिए जो फील्ड्स हम रिजर्व कर रहे हैं वो आप गौर करें 1 और 2, ठीक है। और फिर उसका रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स आपको पता पुश पॉप टेक्निक्स होती हैं, इसने जस्ट आउटपुट रजिस्टर्स के अंदर जाना है और वहाँ से रिजल्ट्स प्रिंट हो जाने, ये स्टोरी है। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। बुक से पढ़ें, यूज़ ओनली 1 एड्रेस फील्ड्स एज इट्स नेम रेफर, ठीक है। मतलब ये सीपी मेमोरी में है या सीपीयू में है, जितनी नंबर ऑफ फील्ड्स ये रिक्वायर्ड करते हैं डेटा को होल्ड करने के लिए, वही इनका फॉर्मेट्स है। इसके अंदर क्या होता है जी? इट यूज़ 1 एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एसी रजिस्टर, ठीक है, जो क्या करता है? इन दोनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा। जो वैल्यू आप लाएंगे, अब आप लहदा नहीं करवाएंगे मूव ए एंड बी एंड सी, ठीक है, क्योंकि आप मल्टीपल ऑपरेंड्स तो आप स्टोर ही नहीं कर सकते, आपके पास एड्रेस फील्ड है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दोनों का रिजल्ट लेंगे, उसको ऐड करेंगे और एक्स में रख के एक्स को प्रिंट करवा लेंगे। और 0 एड्रेस जो होता है उसमें वो सबसे टेक्निकल है ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये इसमें जो आप लोगों के पास फील्ड्स होती हैं वो होती ही नहीं है, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये वाला जो एड्रेस है ये होता ही नहीं है। एड्रेस की जगह पे आप टेक्निक कौन सी यूज़ करते हैं? पुश एंड पॉप टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। वो स्टैक डायरेक्ट कॉल होता है और उसके अंदर वैल्यू आ रही हैं और वैल्यू जा रही हैं, बस इतना काम हो रहा होता है पुश एंड पॉप। ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स थे जो कि और ये बड़े इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर्स कल बनेंगे तो आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स बार बार इनको यूज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि दे ऑल अबाउट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज, उससे इनका लिंक है और उसी काम के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ये आप लोगों के पास हो गया। उसके बाद बेटा आप हेडिंग दें ज़रा सारे CPU एग्जीक्यूटिंग
एग्जीक्यूटिंग साइकिल वो आपने ऑलरेडी सीख लिया, बस मैंने आपको कुछ पॉइंट्स उसमें डिस्कस करवाने हैं। अगर एंट्री टेस्ट में आते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, ये तो हमने पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। यही डायग्राम है, ये मैं बिल्कुल रिमूव नहीं करूँगा। ये देखो जी, CPU एग्जीक्यूटिंग साइकिल के अंदर काम क्या हो रहा है जी, फैच, डी कोड एंड एग्जीक्यूट, उसको हम कहते हैं CPU एग्जीक्यूटिंग साइकिल। इंस्ट्रक्शन मेमोरी में आती हैं, इस कॉल्ड लोडिंग, ठीक है। मेमोरी से वो रजिस्टर में जाती हैं, दिस इज कॉल्ड फैचिंग। उसके बाद वो उस पैटर्न में जाती हैं कि उन्होंने अब एग्जीक्यूट होना है, तो दिस इज कॉल्ड डी कोडिंग। और उसके बाद वो ALU में जाती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, और वो एग्जीक्यूट होती हैं, प्रोसेस होती हैं, उन पे कंप्यूटिंग होती है, तो उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। एंड दिस साइकिल इज रिपीट वेरी स्पीडली। इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, लोड जा रही हैं रजिस्टर्स में, फैच, उसके बाद फॉर्मेट चेंज हो रहा है, डी कोड, उसके बाद CPU उनको चला रहा है, इट्स कॉल्ड एग्जीक्यूट। और ये पूरा एक साइकिल है, और ये जब तक आप इंस्ट्रक्शंस और काम कर रहे होते हैं तब तक ये परफॉर्म हो रहा होता है। दिस इज़ कॉल्ड फेच, डी कोड, एग्जीक्यूट साइकिल्स ऑफ CPU, ठीक है। इसको डिटेल में आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, इसके की पॉइंट्स हैं उनको भी देख सकते हैं। कोई चीज़ नहीं होगी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आप लोगों तक पहुँच जाएगा, तो उसमें भी आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता है जी, पोर्ट्स कंप्यूटर्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। कौन कौन सी? ये जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है बेटा, इनको हम 3 ग्रुप्स में करते हैं, एक सीरियल, एक पैरेलल, और एक होती हैं जनाब आप लोगों के पास सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट, और एक USB पोर्ट्स होती हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। ये तीनों ही हैं। जो सीरियल पोर्ट्स हैं, ये जो छोटी डिवाइसेस हैं ना, जो जिनमें सिर्फ डेटा जा रहा होता है वन डायरेक्शन में, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह, ये सीरियल पोर्ट्स हैं। जैसे स्कैनर, डिस्प्ले, स्क्रीन, प्रिंटर वगैरह, ये पैरेलल पोर्ट्स पे लगते हैं। और USB पोर्ट आपको पता ही है, जिस पे USB और डिवाइसेस अटैच करते हैं हम उनको, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जी? फ़र्ज़ करें ये आपका कंप्यूटर है, ये यूज़र है, और इन दोनों के दरमियान में जो होता है उसको हम OS कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, वो मैंने 4 फेज़ पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता आपकी इंस्ट्रक्शंस भी एग्जीक्यूट नहीं होती, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर से वर्किंग परफॉर्म करवाने के लिए आप लोगों को ये वाला जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ता है। ओके, उसके बाद हमारे पास इसके कुछ लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट है, आपको आता ही है जी, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। हम लैंग्वेजेस जो हैं उनको अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक आप लोगों के पास आ गई कौन सी? हाई लेवल, और दूसरी कौन सी आ गई? लो लेवल, ठीक है। हाई लेवल एंड लो लेवल में डिफरेंस क्या है? हाई लेवल जो होती हैं वो आपको पता है, ये C++, इनको हाई लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इनका जो फॉर्मेट्स है वो ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत मिलता है। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देखें तो उसके अंदर नॉर्मली इंग्लिश लाइक वर्डिंग यूज़ हुई होती है। और जो लो लेवल है इसको हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। किस किस में? एक असेंबली, और दूसरी आप लोगों के पास आ गई मशीन। अब जो असेंबली है वो आपको पता है 50% है, जिसके स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, निमोनिक्स कोड्स, ठीक है। ये कंप्यूटर को प्योरली समझ नहीं आती, लेकिन प्योरली ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी नहीं है इसमें, क्योंकि कुछ बाइनरी और कुछ हाई लेवल्स के कोड मिला के ये एक लैंग्वेज बनी हुई है। ये असल में कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पूरा स्ट्रक्चर, इसके कोड्स और ये मूव और ये जो वर्ड्स हैं सारे, अभी आपने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स में भी देखे हैं, उसमें ये सारी असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती है। ओके, आप अगली क्लासेस में यूनिवर्सिटी के अंदर BS लेवल पर ये पढ़ेंगे भी। अच्छा, प्रॉपर एक बुक है इसकी असेंबली लैंग्वेज जो आपको पढ़नी पड़ेगी, फिर ही आप आगे जा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास आ गई मशीन, विच इज़ 0 0 0 1 1 लॉजिकल गेट्स की वजह से CPU, और ये कंप्यूटर की 100% प्योर लैंग्वेज है ये सारी ही कंप्यूटर की, लेकिन ये क्योंकि ह्यूमन बीइंग से मिलती जुलती हैं, जैसे C++ वगैरह आप लोगों ने पढ़ी है, जावा, पाइथन वगैरह, ये सारी हाई में है, और ये लो है। लो को फिर फर्दर डिवाइड किया। उसके बाद इनमें आगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, वो क्या करते हैं? वो जनाब इनको हाई को लो में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इंटरप्रेटर और असेंबलर है, इनके डिफरेंसेस मैं नोट करवाता हूँ। जो असेंबलर है वो असेंबली, वो लो से लो में रहता है, MCQs में आता है जी लो से लो, वो क्योंकि असेंबली को मशीन में, और ये दोनों ही लो लेवल हैं। तो ये आप लोगों के पास कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। उसके बाद इससे मिलता जुलता एक और है जो अक्सर आता है जी, एक आ गया आप लोगों के पास सोर्स कोड, ठीक है, और एक आप लोगों के पास आ गया ऑब्जेक्ट कोड्स। अब सोर्स कोड क्या होता है? जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो, किसी प्रोग्रामर ने जो लिखा होता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, और जिसको मशीन अंडरस्टैंड करती है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड जो है वो मशीन उसको अंडरस्टैंड करती है, और अंडरस्टैंड करके फिर ही ऑपरेट होते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर करते क्या हैं? वो इन तमाम सोर्स कोड्स को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उनको प्रोसेस किया जा सके। उसके बाद इनके कुछ कंपैरिजन हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे साथ। कंपैरिजन में आप लोगों के पास क्या आ गया जी? कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये 3 है। एक आप लोगों के पास आ गया कंपाइलर,
और एक आप लोगों के पास आ गया इंटरप्रेटर, और एक होता है असम्बलर जो कि यहाँ पे होता है असेंबली लैंग्वेज के दरमियान में, ठीक है। उसका काम ही लो से लो। हम पहले इन दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहला कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कन्वर्ट अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज ए होल, जितनी नंबर ऑफ लाइन से इकट्ठी रीड करेगा, इकट्ठी ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर कर देगा, ओके। और इंटरप्रेटर इंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट इन प्रोग्राम टू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। 10 लाइन्स का प्रोग्राम इंटरप्ट 10 टाइम, लाइन नंबर 1 रीड करेगा एंड जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कि कंपाइलर आपने एक बार बटन प्रेस किया वो सारा रीड करके कर, दोबारा बटन प्रेस करेंगे वो दोबारा सारा करेगा, लेकिन इंटरप्रेटर में एक लाइन उसकी आउटपुट फिर दूसरी, आप जब तक वो F8 प्रेस करते रहेंगे वो 1 बाय 1 आपको, और ये रिपीटली चलता रहेगा जब तक आप खुद नहीं बस करते, वो चलता ही रहेगा, ओके। कंपाइलर क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल्स, इंटरप्रेटर डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल्स, ठीक है। ये फ़र्क, ऑब्जेक्ट कोड्स OBJ, ठीक है, लेकिन ये OBJ कोड तो बनते हैं लेकिन इसकी एक फ़ाइल भी बनती है जो कि फिर आगे जाके लिंकर और लिंकर डॉट एक्जी क्रिएट करता है। तो जो इंटरप्रेटर है वो डायरेक्ट OBJ फाइल नहीं बनाता, बस OBJ कोड ही बनाता, ओके। कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम इन that can be execute many times, और इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये इसको आप मैनी टाइम करवा सकते हैं, उसमें आप हर बार उसको प्रेस करते रहेंगे, वो बस आपको लाइंस के रिजल्ट देता रहेगा इंटरप्रेटर का। लाइन नंबर 1 जो आपने सोर्स कोड में लिखी उसका ये रिजल्ट है, लाइन पूरा प्रोग्राम का रिजल्ट आपको कभी भी नहीं देगा, ओके। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट, और कंपाइलर में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट है उसमें, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन चल रहे होते हैं और आपको हर बार बटन प्रेस करना पड़ता है, तो इंटरप्रेटर में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्लोअर, ओके। आगे चलते हैं जी। कंपाइलर डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम, पूरा पढ़ेगा, देखेगा कहाँ कॉमा नहीं है, कहाँ डॉट नहीं है, सिंटैक्स में इशू क्या है तो उसका एरर देगा। ये क्या करेगा, ये हर एक स्टेटमेंट्स के ऊपर जो इंटरप्रेटर है वो हर क्योंकि उसने हर स्टेटमेंट को चलाना है, उसको कन्वर्ट करना है, तो जिस स्टेटमेंट पे एरर वो वहीं रुक जाएगा, कहेगा पहले ये सही करें फिर अगली की बारी होगी। तो ये इनका डिफरेंसेस है। उसके बाद कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरीज़ हैं, वो आप लोगों को ने पढ़ ली, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 जो है ये कंप्लीट है। बाकी टेस्ट डिस्कशन अभी इसकी बाकी है, वो जब आप टेस्ट देंगे उसके अंदर भी फर्दर हम देख लेंगे। अभी हम जल्दी से, हमारा एक ओवरव्यू है चैप्टर नंबर 6 का, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ, उसको हम जल्दी से देखते हैं, ठीक है। टाइम शॉर्ट, ये डायग्राम करते हैं जी रिमूव। होप सो आप लोगों ने इस चैप्टर से कुछ ना कुछ लर्निंग की होगी। तो चैप्टर नंबर 6 जो है उसका एक ओवरव्यू है, ज़्यादा पेपर इसमें से नहीं आता, बट फिर भी आपको टर्म्स रिकॉल करनी है, कोई चीज़ आ जाती है तो वहाँ परेशान ना हो जाएं आप। इसमें सबसे पहले जो है वो है वायरस। तो वायरस की डेफिनेशन क्या है, वायरस जनाब ये कोई कोरोना वायरस नहीं है, ये बल्कि ह्यूमन वायरस इंस्पायर्ड हो गए कंप्यूटर की वायरस को, क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है विदाउट इंस्ट्रक्शन कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करता। तो ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर की डेटा और कंप्यूटर्स की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए बैड हों, उनको हम वायरस कहते हैं। सिंपल मतलब फ़र्ज़ करो आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर वर्ड की सारी फाइल्स डिलीट कर दें, तो उसके लिए भी आप लोगों को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेंगी, बट दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्योंकि हमारे उससे रेलिवेंट नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे किसी काम की नहीं है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये स्टोरी क्लियर होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड एट की एक्चुअली बैड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और बैड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको हम वायरस कहते हैं। वायरस क्या है, बैड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर परफॉर्म और डैमेज ओवर डेटा और अदर इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर। एंटीवायरस क्या हैं जनाब, वो तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बैड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैप्चर करते हैं और रिमूव भी करते हैं। दोनों डेफिनेशन, दो वर्ड इसमें आप लोग लिखेंगे, एक कैप्चरिंग दूसरा रिमूविंग, वो करते हैं, वो आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये होते हैं वायरस एंड एंटीवायरस। आपको पता वायरस आता कैसे है, आपको पता है 4 तरीके हैं। कौन कौन से, देयर 4 बेसिक, मतलब नेटवर्किंग में कंप्यूटर हो, एक में आया तो वो क्योंकि नेटवर्क्स के अंदर है कंप्यूटर, ये नेटवर्क्स, ठीक है। और जनाब ये लाइन, यहाँ ये कंप्यूटर, यहाँ ये कंप्यूटर, ठीक है। और अगर इनमें से किसी एक में भी आया, लेट्स सपोज इसमें आया, तो वो जो इसके साथ अटैच है उसमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इसके साथ एक और लाइन आती है, उनको हम कहते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटेबल। क्या कहते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। ये खुद ब खुद चल जाते हैं, इनको डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही आपने कोई और प्रोग्राम चलाया, ये उसके साथ खुद ही मेमोरी में लोड होते हैं और फिर वहाँ से आगे हर एक फाइल के साथ अटैचमेंट्स बनाते जाते हैं। अच्छा, नेटवर्क्स है, उसके बाद रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया है। आपने कोई मेमोरी कार्ड, USB, कोई DVD, CD, कोई भी एक जगह से डेटा कॉपी किया दूसरी जगह पे, आपने जाकर उसको एग्जीक्यूट किया, ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। उसके बाद पायरेटेड सॉफ्टवेयर, वो उसकी प्रोग्राम की लेजिटिमेसी उस प्रोग्राम के अंदर लिखा होता है कि जनाब अगर ये 30 दिन ट्रायल्स के बाद आपको रजिस्टर ना करे तो दीज इंस्ट्रक्शन मस्ट डैमेज अदर इंस्ट्रक्शंस।
तो वो आप कहते हैं सर मैंने तो कोई यूएसबी लगाई नहीं है तो मेरे कंप्यूटर में वायरस कैसे आ गया, क्योंकि वो आपने कोई अनलाइसेंस और अनरजिस्टर्ड या पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स आपने इंस्टॉल किया हुआ है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो दीज आर द 4 वे। और एक ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल में कम चांसेस हैं, क्यों? क्योंकि जो ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं वो जब ईमेल आपसे लेते हैं तो भी स्कैन करते हैं, जब आगे किसी सर्विसेज के ऊपर सेंड करते हैं तो भी स्कैन करते हैं, तो उसकी स्कैनिंग दोनों पॉइंट्स के ऊपर होती है, जिसकी वजह से जनाब आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। उसके बाद हम वायरस से प्रोटेक्ट कैसे रह सकते हैं आपके कंप्यूटर को, क्योंकि ये इन्फेक्ट करता है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन जो हैं उनको परफॉर्म करते रहें। तो यू कैन सिक्योर योर कंप्यूटर, हाउ टू सेफ गार्ड अगेंस्ट वायरस आपकी बुक में। पहला पॉइंट, द लेटेस्ट एंटीवायरस शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा, द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपग्रेडेड रेगुलरली, आप हर वीक में उनके जो अपग्रेड्स आ रहे हैं उनको देखते रहें। उसके बाद द फ्लॉपी डिस्क शुड बी स्कैन्ड फॉर वायरस बिफोर यूज़, ठीक है, आप लोग फ्लॉपी को यूएसबी को मेमोरी जो भी यूज़ कर रहे हैं, डीवीडी सीडी, उसको प्रॉपर स्कैन करें फिर ओपन करें। उसके बाद जंक और अननोन ईमेल्स जो होती हैं, जो ऐसे ही आपकी ईमेल बॉक्स में आती रहती हैं, उनको कोशिश करें ना ओपन करें, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर ये वाली सेल्फ एग्जीक्यूटेबल लाइन हो। और अनऑथोराइज और पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड, ठीक है, जो आप ट्रायल बेस लेते हैं उनको यूज़ करके कोशिश करें डिलीट ही कर दें या अनइंस्टॉल कर दें। उसके बाद प्रोटेक्शन ये है कि वायरस सेट बैकअप ऑफ योर डेटा, आप अपने डेटा का बैकअप बनाते रहें, डुप्लीकेट कॉपी बनाते रहें। इन केस द फेलियर्स ऑफ योर ओरिजिनल और मास्टर फाइल्स, या आपका वो जो डेटा डैमेज हो रहा है तो आप अपने बैकअप से अपने डेटा को रिकवर। फ्रीवेयर और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट नॉर्मली कंटेन वायरस, ये जो आपको फ्री में मिल जाते हैं जनाब इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर्स, ठीक है, ये आप यूज़ करें, कोई बात नहीं। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसमें नॉर्मली वायरस होता है। इंपॉर्टेंट टू चेक द सॉफ्टवेयर्स बिफोर यूजिंग दैम, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको आप प्रॉपर चेक करें कि जनाब ये कोई, या उनको प्रॉपर उनकी जो एग्जी फाइल्स हैं उनको स्कैन कर लें जहां आपने डाउनलोड किया, फिर उनको इंस्टॉल करें। उससे भी आप जो आपके कंप्यूटर है उसको उसमें प्रोटेक्शन आपकी रह सकती है। उसके बाद बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ वायरस हैं, कितनी तरह की वायरस हैं जो कंप्यूटर में आ सकती हैं। याद रखो इन सब में कॉमन बात ये है कि ये सारी ही कंप्यूटर को और डेटा को, मतलब ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को डैमेज नहीं करती, बट ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर की पावर सप्लाई में गई और पावर सप्लाई में पावर बढ़ा के कंप्यूटर को आग लगा दी, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सारी की सारी बैड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और ये सारी की सारी काम करती हैं सिर्फ डेटा और इंस्ट्रक्शन और आपकी फाइल्स के साथ उनको डैमेज करने के लिए इस्तेमाल। इन सब में कॉमन बात ये है कि दे आर हार्मफुल फॉर योर डेटा, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट किस्म की बैड जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए हमने इनको कैटेगराइज कर दिया हो या हमने इनकी टाइप्स बना दी। जैसे सबसे पहले लॉजिक बॉम्ब, चर्नोबिल वायरस, ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सारी फाइल्स डिलीट करती है। अच्छा, उसके बाद लॉजिक बॉम्ब है, ये आपको पता है सर्टेन डेट एंड टाइम में ये वो जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह लॉजिक बॉम्ब, उसमें ये आप लोगों के प्रोग्राम के अंदर मौजूद होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम का वेट कर रही होती है, तब एक्टिवेट होती है और आपके कंप्यूटर्स के अंदर डेटा को डैमेज करती है। ट्रोजन और ये यूज़फुल होती है और कंटेन हिडन इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर होती हैं, और आप ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनको आप इलीगली परफॉर्म करते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से आपके डेटा को डैमेज करती है। रेड लॉफ, ये पॉलीमॉर्फिक वायरस है, ये विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखी जाती है और इट लोकेट folder.htt, आप लोग फोल्डर क्लिक करते हैं, कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद बंद करके दोबारा क्लिक करते हैं तो वहाँ एक और फोल्डर पड़ा होता है न्यू फोल्डर के नाम से, उस पर क्लिक करते हैं तो दोबारा एक और फोल्डर है, तो वो फोल्डर पे फोल्डर पे फोल्डर, तो होता कि आपकी हार्ड ड्राइव्स और रैम और मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी लो, स्पेस लो, इस तरह के मैसेजेस आते हैं और कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर जब इंस्ट्रक्शन भेजता है डेटा को कैप्चर करने के लिए तो कन्फ्यूज़ हो जाती है वो इंस्ट्रक्शन के असल में डेटा है, क्योंकि ये आपसे मिलते जुलते फोल्डर, आपने माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है तो ये माई डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर परफॉर्मेंस ओवरऑल डैमेज होती है। तो ये होती है। और वायरस जो है वो आपको पता है हैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, आपके डेटा को कैप्चर किया जा सकता है, आपको एक वायरस पेज भेज के आप जो इंस्ट्रक्शन टाइप कर रहे हो सकता है उसकी वो डुप्लीकेट कॉपी पीछे हैकर को भेज रही हो और आपकी सर्विसेज को डिनाई करती है और आपकी कंप्यूटर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या करती है, वो डैमेज करती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको बता दिए, वही होते हैं जो प्रोग्राम के अंदर जो बैड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं इनको कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद आगे। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो डेटा होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट हैं, आप यूनिक में सारे पढ़ते हैं, तो यूनिक के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स है वो आपका डेटा है, आपके रिजल्ट्स हैं, आपकी अटेंडेंस है, आपकी फ़ीस का रिकॉर्ड है। अगर वो डैमेज होता है तो हमारे पास किसी बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता तो हम बच्चों से क्या बात कर सकते हैं। तो डेटा इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट आइटम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसीलिए फिर हम जो है वो डेटा की सिक्योरिटी को भी
हर हाल में फुलफ़िल करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका डेटा सिक्योर रहे, डेटा डैमेज ना हो सके किसी किस्म की, या जो डेटा है वो वायलेटेड ना हो। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी के कुछ थ्रेट्स हैं, कुछ इंटरनेशनल थ्रेट्स होते हैं और कुछ इंटेंशनल थ्रेट्स होते हैं और कुछ अनइंटेंशनल। इंटेंशनल थ्रेट्स क्या हैं? लेट्स सपोज कोई जानबूझ के आपका बैकअप डिलीट कर दे, कोई जानबूझ के आपके डेटा को जो है वो या आपकी ड्राइव्स को फॉर्मेट कर दे। और अनइंटेंशनल थ्रेट्स क्या होते हैं? हो सकता है कोई जो बंदा है वो आपके या आप ही हैं, आप कोई फाइल, इसीलिए वो चेक पॉइंट लगाता है ना, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। वो बेसिकली अनइंटेंशनली कोई आप काम कर रहे हैं, आप तो किसी फाइल को रीनेम करने लगे थे लेकिन वो डिलीट पे क्लिक हुआ तो वो डायरेक्टली नहीं, वो आपसे फिर पूछता भाई आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो एक चेक पॉइंट लगा हुआ है जिसके ज़रिए से आप अपना डेटा बनाए। तो अनइंटेंशनली वही है जो आप ना चाहते हुए भी डेटा को डिलीट कर पाए, ठीक है। और लेट्स सपोज आप कोई डेटा कॉपी कर रहे हैं, एक चीज़ कर रहे हैं, तो सडन फेलियर्स ऑफ पावर सप्लाई वो भी आपकी डेटा को डैमेज करता है। तो दीज आर अनइंटेंशनल। तो आप करें क्या इस कामों से बचने के लिए? एक तो प्रॉपर डिलीटेशन का प्रोसीजर बनाएं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट एक प्रोसीजर है। दूसरा, आप अपने डेटा का बैकअप लेते रहें। तीसरा, आप अपने डेटा के पासवर्ड्स और डिलीटेशन जो अथॉरिटीज़ हैं वो हर बंदे को ना दें, अपने पास वो सारा का सारा जो है ना वो डिलीटेशन का आप अपने पास रखें। प्रॉपर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स वो क्या होते हैं? आपका जो डेटा है इसकी आप शक्ल ही बदल दें। लेट्स सपोज आपके पास डेटा है 1 2 3 4 5, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। ऐसा टेक्स्ट जो सीधा सीधा समझ आए, ये प्लेन टेक्स्ट हो गया। और आप इसकी शेप बदल देना है, इसको 8 कह दूँ, इसको 9 कह दूँ, इसको 11 कह दूँ, इसको 15 कह दूँ और इसको 6 कह दूँ। तो डेटा असल में आपका ये है लेकिन आपने उसकी फॉर्मेट ये बना दी। इसको हम कहते हैं ये इनक्रिप्टेड, ठीक है। तो इनक्रिप्शन के कई एल्गोरिदम्स हैं। आप जब फोरेंसिक्स पढ़ेंगे या डेटा सिक्योरिटी पढ़ेंगे, ये भी कंप्यूटर के अंदर बुक्स हैं, तो उसके अंदर ये एल्गोरिदम्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं। हम पढ़ के आए हैं ये सारे एल्गोरिदम्स, इनको यूज़ करते हैं फॉर डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब आप कोई इमेज देख रहे हैं लेकिन हो सकता है किसी अगले बंदे के लिए उस इमेज के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन हो कि जनाब ये जो पत्ते ग्रीन है और 2 येलो पत्ते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई मसाइल हैं, ठीक है, तो कुछ 2 लोग हैं जो हमें तंग कर रहे हैं। तो ये असल में वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। इनक्रिप्शन वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आप अपने डेटा को सिक्योर करते हैं। ओके, उसके बाद जी हमारे पास आ गया वो आगे जी कुछ इसके प्राइवेसी एक्ट्स हैं जो आपके डेटा को अब ये एंटी ट्रस्ट में प्राइवेसी एक्ट्स क्या आते हैं? आपसे कोई डेट या प्राइवेसी एक्ट बता दिया जाएगा या आपको पूरी स्टेटमेंट बता दी जाएगी, पूछा जाएगा बताइए जी ये एक्ट जो है ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, किस काम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरह की चीज़ें आपसे डिस्कस की जा सकती हैं। मसलन एक केबल कम्युनिकेशन एक्ट है, ठीक है, एक प्राइवेसी एक्ट है 1980s। अब ये आपसे यही पूछा जैसे कि जी 1980s में कौन सा एक्ट आया था, तो नीचे वो प्राइवेसी एक्ट है। एक केबल कम्युनिकेशन एक्ट है जी, ये कब आया था? तो ये 1984 के अंदर आया था केबल कम्युनिकेशन एक्ट। तो एंटी टेस्ट में इस तरह के की पॉइंट्स, इनको आप लेड पेंसिल पकड़ें, 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों को आप अंडरलाइन करते जाएँ ताकि प्रॉब्लम ना आ सके। अच्छा, मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ सारे। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 1984 का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जिसके अंदर वो 2 पार्टीज़ के दरमियान में जो एग्रीमेंट्स हैं ये वो सारे डिस्कस किए जाते हैं। या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे डेटा लेती है तो आपके डेटा को डिस्क्लोज़ नहीं करती, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्ट है, ये 1987 का एक्ट है कि आपका कोई बहन भाई अगर आपका कंप्यूटर आपकी इजाज़त के बगैर यूज़ करता है तो ये एक एक्ट है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि क्राइम है। तो या कोई आपका कंपनी के अंदर कोई मेंबर आपका लैपटॉप या आपका पीसी आपकी परमिशन के बगैर यूज़ करता है तो ये भी क्राइम है। अच्छा, उसके बाद वीडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1988 है। वीडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट ये क्या करता है? एक पर्सनस को उसकी वीडियो वगैरह जो उसको विदाउट उसकी ऑर्डर आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते लोगों को दिखाएं। ये जो आप व्हाट्सएप पे एक की वीडियो आगे आगे भेजते हैं, बेसिकली ये आप क्राइम करते हैं, ठीक है। तो इस क्राइम से बचिए, ये साइबर क्राइम में आता है, इसका लॉ है। किसी की इन्फॉर्मेशन को ऐसे आपके पास किसी की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आ गई है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, बेसिकली लॉफुली यू आर कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। कोई बुरी चीज़, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है, कोशिश करें उसको डिलीट कर दें, ठीक है। आप आगे भेजेंगे, हो सकता है कल को आप तौबा कर लें लेकिन वो ना करे, वो आगे आगे भेजी जा रहा है और वो जितने नंबर ऑफ़ यूज़र या नंबर ऑफ़ व्यूवर्स उसको देख रहे हैं, गुनाह आपके सारे, क्योंकि आप उस गुनाह को फैलाने में सोर्स आप बने। तो वीडियो डिस्क्लोजर और इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें। और उसके बाद एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है 1988, ठीक है। इसमें ये प्रिवेंट करता है गवर्नमेंट्स की और इस तरह की जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं उनको डिस्क्लोज़ करने के लिए। उसके बाद एक कंप्यूटर मिसयूज़ एक्ट है 1990s है। और उसके बाद एक डेटा का प्रोटेक्शन एक्ट है, डेटा का एक कंप्यूटर है एक डेटा का, वो 1998 है। ये कुछ एक्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद
जो हमारा डेटा है वो होता है डैमेज भी हो सकता है। कैसे? मशीन फेलियर से, हार्डवेयर फेलियर से, और कोई एक्सीडेंटली आपने अपना डाटा जो है उसको लेट्स सपोज डिलीट कर लिया, इस तरह के फेलियर से आपका डेटा जो होता है वो भी डैमेज हो सकता है। तो उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनाब, हम अपने डेटा का बैकअप बना के रखेंगे। बैकअप किसके लिए? कोई सीडी, डीवीडी रोम, कोई जिप फाइल, कोई जिप कोड, कुछ मैग्नेटिक टेप्स, कोई लेट्स सपोज आप लोगों के पास कोई जिप डिस्क जिसके अंदर आप अपने डेटा की डुप्लीकेट कॉपी बना के रखते हैं ताकि उसको फर्दर या फ्यूचर में आप उसको प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकें। और उसके बाद हमारे पास एक था जी क्वेश्चन आपकी चैप्टर नंबर 6 के बिल्कुल एंड के ऊपर है क्वेश्चन, कॉपीराइट्स क्या होते हैं। तो कॉपीराइट्स जो हैं बेसिकली वो लॉ का या एग्रीमेंट्स का वो पेज होता है। मतलब लेट्स सपोज मैं नेटवर्क स्पेशलिस्ट हूँ, तो जो नेटवर्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी प्रॉपर्टी है। मैं को कोई वो अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को अगर बेचना चाहूँ, देना चाहूँ, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन उसको बेच सकता हूँ। तो मैं जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो आपने क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बनाया तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो कॉपीराइट बेसिकली वो लाइसेंस है जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर करता है। लोग आपकी परमिशन के बगैर इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप लोगों के पास चैप्टर नंबर जो 6 है वो क्लियर हुआ। चैप्टर नंबर 5 लास्ट लेक्चर में, कुछ आज वाले लेक्चर्स में, और चैप्टर नंबर 6 हमने इसमें डिस्कस किया। होप सो आप लोगों के बहुत सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हैं। नहीं भी अभी इसके टेस्ट आने हैं, उन टेस्ट के अंदर भी हम इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।